नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर 3 में आपने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड यानी कि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब ये आपने जो टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीसैकेराइड 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 के बारे में पढ़ेंगे अपन। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जो है अपने वो है स्टार्च और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सेल्यूलोज स्टार्च और सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं? पॉलीसैकेराइड वो सैकेराइड की इकाइयां होती है जिनमें क्या होता है, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड से अधिक इकाइयां मिलकर के बनती है। डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड से अधिक इकाइयां मिलकर के बनती है, यानी कि डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की अनेक इकाइयां मिलकर के बनती है। अनेक इकाई, देखिए ये इकाइयां कितनी होती है? बहुत सारी होती है। अनेक इकाइयां मिलकर के बनती है। मिलकर के बनती, ये खास करके ध्यान रखना है। ये पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन है। खास करके पॉलीसैकेराइड को क्या कहा जाता है? जैव बहुलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जैव बहुलक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बायोपॉलीमर्स भी कहा जाता है इनको, जैव बहुलक भी इनके बारे में नाम है। बायोपॉलीमर्स कहा जाता है इनको, खास करके आपको ध्यान रखना। ये किसमें पाए जाते हैं? मुख्यतः ये पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। पौधे और जंतुओं में ये आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टार्च और फिर अपन पढ़ेंगे सेलुलोज। यस, स्टार्च। फर्स्ट टॉपिक है अपना स्टार्च। ये स्टार्च क्या होता है? C6H10O5। ये स्टार्च होता है, पॉलीमर होता है। C6H10O5 पॉलीमर के रूप में होगा, ये स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट इकाई होती है, खास करके ध्यान रखना, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट इकाई होती है। दूसरा क्या होता है? ये पेड़ पौधे और जंतुओं से, जीव जंतुओं से आपको प्राप्त होता है। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से होगा? C6H10O5 के रूप में स्ट्रक्चर होता है। डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। ये लास्ट टॉपिक में बताया था आपको। C6H10O5 ये स्टार्च है। इसका जल अपघटन करोगे या फिर डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाइस्टेज डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदलेगा? ये माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? माल्टोज में। C12H22O11 यानी कि माल्टोज, इसे कहा जाता है माल्टोज। माल्टोज में परिवर्तित होता है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो किस प्रकार से बनता है, खास करके ध्यान रखना है। इसके ग्लूकोज की इकाइयां भी बनती है C6H10O5 को। अगर इसका जल अपघटन किया जाता है HCl की प्रेजेंस में, जल अपघटन किया जाता है HCl की, तनु HCl की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज की इकाइयां भी प्राप्त होती है। खास करके ध्यान रखना, अगर आप इसे तोड़ोगे तो ग्लूकोज के रूप में टूट जाएगा। इस प्रकार से भी हो सकता है। ये स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्च की संरचना चलते हैं, खास करके जैसे ध्यान रखना है, इसमें माल्टोज बनता है डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। ये स्टार्च का फॉर्मूला है और ये माल्टोज का फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के दो अणु बनाता है माल्टोज, खास करके आपको याद रखना है। अब माल्टोज की, ये माल्टोज और ग्लूकोज में एक दूसरे में कन्वर्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टार्च की संरचना। स्टार्च की संरचना, स्टार्च की संरचना
अभी देखा आपने क्या बनाया था, इसने ग्लूकोज बनाया था। ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ेगी स्टार्च की संरचना में। स्टार्च की संरचना दो प्रकार से होती है, खास करके ध्यान रखना। स्टार्च दो से मिलकर के बनाता है पार्ट, दो भागों में बटा हुआ है, यूं देख लीजिए। एक बोलते हैं एमाइलोज और एक को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, एक है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है इसे अल्फा एमाइलोज कहा जाता है। अल्फा एमाइलोज, अल्फा एमाइलोज, खास करके आपको ध्यान रखना है, एमाइलोज को अल्फा एमाइलोज कहा जाता है। तथा इसे एमाइलोपेक्टिन को बीटा एमाइलोज कहा जाता है। बीटा एमाइलोज, खास करके ये दूसरे नाम है, ध्यान रखना है खास करके इसको। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में बांटा गया है स्टार्च को, ध्यान रखना। ध्यान रखना ये रेखीय संरचना होती है, रेखीय संरचना, लाइनियर स्ट्रक्चर होता है, रेखीय संरचना होती है। और ये जो होता है ये आपके रेखीय संरचना के साथ साथ शाखीय संरचना भी होती है। रेखीय व शाखित संरचना होती है, ब्रांचेस रूप में होता है, शाखीय संरचना होती है। खास करके आपको ध्यान रखना, रेखीय के साथ साथ कौन सी संरचना बनेगी, ये शाखीय संरचना होगी। खास करके आपको ध्यान रखना है, रेखीय के साथ शाखीय संरचना के रूप में होती है, ध्यान रखना। इसमें अल्फा डी ग्लाइकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज वो स्ट्रक्चर जुड़ता है। इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी जुड़ता है। और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। खास करके ध्यान रखना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, इसमें बनेगा आपके 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। जबकि इसमें बनेगा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध, दो बनेंगे ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे। इस प्रकार से है ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ध्यान रखना, एमाइलोज जो होता है वो जल में विलय होता है, ये बात जल में विलय, जल में विलय, ये 15 से 20% भाग बनाता है। ध्यान रखना, स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है, एमाइलोज जल में विलय होता है। ध्यान रखना, एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो जल में अविलय होता है, जल में अविलय। इसी कारण से आपने देखा कि इसका भाग ज्यादा है, यानी कि 80 से आपके 85% तक, 80 से 85% तक एमाइलोपेक्टिन होता है, 80 to 85% एमाइलोपेक्टिन होता है। जिसके कारण आपने देखा है कि स्टार्च क्या होता है, जल में घुलता नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये स्टार्च जल में घुलनशील कम होता है। इसका रीजन ये है, उसमें एमाइलोपेक्टिन कितना है, एमाइलोपेक्टिन उसमें अधिक मात्रा में है, जबकि एमाइलोज जो है वो उसमें कम मात्रा में है। ये खास करके ध्यान रखना है, ये स्टार्च के बारे में है, पूरा आपके सामने लिख दिया है। एमाइलोज, अल्फा एमाइलोज, रेखीय संरचना, शाखित संरचना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अल्फा डी ग्लूकोज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के थ्रू इसका निर्माण होता है। खास करके ध्यान रखना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है इसमें। अल्फा डी ग्लूकोज C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के थ्रू इसमें जुड़ा रहता है। देखिए इसकी संरचना बना लेते हैं अपन अब। स्टार्च की संरचना देखिए, जिसमें एमाइलोज की संरचना, ये पूरा हो गया है। ये स्टार्च को दो भागों में बांटा गया, एक तो ये है और दूसरा ये एमाइलोपेक्टिन है। खास करके आपको ध्यान रखना है। अब इसकी संरचना देख लीजिए, एमाइलोज की संरचना, किसकी संरचना बनाएंगे अपन, एमाइलोज की संरचना, एमाइलोज की संरचना। देखिए एमाइलोज की संरचना 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाना है आपको। और किसकी संरचना है, अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना है। इस प्रकार से अल्फा डी ग्लूकोज है अपने पास, और यहां से बना आपके पास H और OH, और यहां से भी 1 नंबर 2 नंबर H और OH, यहां से OH और H, और यहां से 4 नंबर H और OH। इस प्रकार से यहां से CH2OH और H। इस प्रकार से ये एक ग्लूकोज की संरचना है, दूसरी ग्लूकोज की संरचना इसी प्रकार से यहां से बना लेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज, ये HOH, ये HOH, और यहां से OH और H, HOH, फिर यहां से H और OH। इस प्रकार से, इस प्रकार। तो आपको क्या करना है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल आउट करना है, वाटर मॉलिक्यूल आउट करना है। देख लीजिए पोजीशन नंबर 1, 2, 3 और ये 4 है।
यहाँ देख लीजिए ये 1, ये 2 और 3 और ये 4 है। इस प्रकार से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का फॉर्मेशन हुआ यहाँ, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। और इस प्रकार से ये चेन आगे तक चलती रहेगी, आपको फाइनल चेन बना करके बता देंगे अभी। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, क्या बनेगा देख लीजिए, ये H, ये ऑक्सीजन, ये H, इस प्रकार से H OH, प्रकार से H OH, OH और H, यहाँ CH2OH और H, यहाँ H। इस प्रकार से इसकी संरचना है। इस प्रकार से ये संरचना है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये है एमाइलोज की संरचना, इसकी संरचना है ये एमाइलोज की संरचना है। आपके सामने ये एमाइलोज की संरचना बनाई है, खास करके ध्यान रखना। अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें H2O का मोलिक्यूल आउट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये H2O का मोलिक्यूल आउट किया आपने किस प्रकार से, ये देख लीजिए, ये H2O का मोलिक्यूल आउट है और यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्लाइकोसाइडिक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। कौन सा होता है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है, खास करके ध्यान रखना। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। अब चलते हैं एमाइलोपेक्टिन की संरचना। ये था एमाइलोज की संरचना। अब चलते हैं एमाइलोपेक्टिन की संरचना। अब इस तरीके से क्या होता है, आप इसे बहुलक के रूप में शो कर सकते हो। बहुलक के रूप में शो करने के लिए क्या करोगे, यहां से आपको इसको आगे तक ऐसे ऐसे छोड़ देना, इस तरीके से छोड़ देना है आगे, ऐसे H लगा करके यूं छोड़ देना है, इस प्रकार से ये आगे तक है। H2O का मोलिक्यूल आउट करके आपको बता देना है। इस प्रकार से ये एक पॉलीमर संरचना इसकी बन जाएगी। यहाँ से OH हटा देना है, लास्ट वाले स्ट्रक्चर से OH हटा देना है। खास करके आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप इसकी संरचना बनाओगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन की संरचना। एमाइलोपेक्टिन कितना परसेंट होता है? 80 से 85% होता है। कितना परसेंट होता है? 80 से 85% होता है, अधिकांश भाग होता है। इसमें एक तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ता रहता है इसमें। अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 बॉन्ड के साथ, यानी कि एमाइलोज की जो संरचना है उस प्रकार से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के थ्रू जुड़ता रहता है। और दूसरा जो होगा वो 1,6 अल्फा डी ग्लूकोज, एक तो 1,4 के साथ और दूसरा जो जुड़ेगा 1,6 के साथ जुड़ेगा, याद रखना। अब किस प्रकार से संरचना बनेगी जो देखिए इधर आप, ये आपके पास है संरचना वैसी ही बनेगी जैसे एमाइलोज की संरचना बनी थी। आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस प्रकार से अपन बनाएंगे। फाइनली स्ट्रक्चर बता देता हूं इसका, एक बार आपको पूरा बना करके बताऊंगा, उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर का एमाइलोज पेक्टिन संरचना पूरी बता दूंगा। HOH इस तरीके से जोड़ना है, यहाँ है CH2OH, यहाँ है H, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये इकाइयां जुड़ती जाएगी आगे से आगे। यहाँ मैंने जोड़ करके बता दी है ये इकाई HOH, HOH, OHH, HOH, H2, इस प्रकार से। अब इसमें किस प्रकार से इकाइयां जुड़ेगी जो खास करके ध्यान रखना। अब यहां से तो ये जल का मोलिक्यूल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये वाटर मोलिक्यूल आउट हो जाएगा। यहां से वाटर मोलिक्यूल आउट होने के बाद क्या होगा, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहां पर हो गया इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, ये तो है कार्बन नंबर 1 और 4, यानी कि कार्बन नंबर 1 और 4 पर ग्लाइकोसाइडिक बंध C1 व C4 के बीच में, ठीक है ना, C1 C4 के बीच में। अब क्या होगा, ऐसी ही संरचना बनेगी, ऐसी ही संरचना बनेगी और C4 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में इस प्रकार से ये आएगी संरचना। यहाँ पर ही, यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण और यहाँ आपके CH2 संरचना बन जाएगी इसके साथ। खास करके आपको ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगी, CH2 संरचना बन जाएगी। इसका आपको बना करके बता देता हूं, देख लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ आपको CH2 संरचना बनानी है, देख लीजिए, ये ऑक्सीजन आप नीचे तक लाओगे, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब क्या करोगे, आप इसके साथ CH2 जोड़ दोगे, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल आउट हुआ है,
CH2 इस प्रकार से, और यहां से आपको इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ ये संरचना ऐसे जोड़नी है, H और यहाँ ऑक्सीजन, इस प्रकार से बॉन्डिंग कर दोगे H और OH। ये एक पॉलीमर के टाइप में बनेगा आपके सामने, OH और H और यहाँ H और यहाँ ऑक्सीजन जोड़ करके आप वापस चाहो तो ऐसी संरचना वापस बना सकते हो। ये देखिए एक ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 6 है। अब दूसरा जो बना कार्बन 1 व कार्बन 6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बना, के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बना, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब इसी संरचना को आगे से आगे आप जोड़ते जाइए और इसी तरीके से बना दीजिए। ये है, ये यहाँ H है अपने पास और यहाँ से ये जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इस प्रकार से, ये आगे तक इस प्रकार से H OH, यहाँ OH और H, यहाँ CH2OH और H, यहाँ H और ये ऑक्सीजन, और इस प्रकार से आगे तक आप जोड़ सकते हो और इस प्रकार से बना सकते हो। ये इसकी पॉलीमर संरचना है। ये क्या है? इसकी बहुलकीय संरचना, पॉलीमर संरचना। ये आपके यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज समाप्त हुआ है। आज के टॉपिक में हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा है। स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन फिनिश किया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेल्यूलोज के बारे में। धन्यवाद।